हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग एक नया समझिए कि मैकेनिक्स का एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, दैट वाज पार्टिकल डायनेमिक्स। ठीक है। और पार्टिकल डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। अब हम लोग फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को स्टडी करेंगे। अब इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम लोग ये समझेंगे कि कब किसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं और अब कब किसी बॉडी को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। मतलब एक ही बॉडी गिवन अ सिचुएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वही बॉडी किस सिचुएशन में रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे, रिजिड बॉडी का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, अथवा समझेंगे पार्टिकल और रिजिड बॉडी के बीच में डिफरेंस, और ये भी समझ में आएगा क्यों हम आगे से इसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलेंगे। पार्टिकल डायनेमिक्स में क्या था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में क्या पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो बिफोर आई बिगिन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching physics for last 20 years। 2002 में मैंने बीटेक किया था IIT BHU से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो आई हैव टॉट स्टूडेंट एट वेरियस लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, IIT JEE नीट, हर लेवल पे मैंने फिजिक्स पढ़ाया बच्चों को। ठीक है, तो आई हैव बीन टेकिंग दिस क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, और ये सारे वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ। द नेम ऑफ चैनल इज़ ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, ये कोचिंग का नाम है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, इसी नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो सही लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इफ़ यू सब्सक्राइब कीप ऑन गेटिंग नोटिफिकेशन व्हेन आई पुट माय न्यू वीडियोस। ठीक है, तो प्लान यही है कि सारा वीडियो जो भी IIT JEE लेवल का है या जितने भी कंपटीशन में आते हैं, सारे टॉपिक कवर करना है वन बाय वन। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली मैं मैकेनिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के पहले भी कई वीडियो, करीब 50-60 वीडियो डला हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़िए। थोड़ा सा ये इन्वॉल्व टॉपिक होता है, थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपेयर टू अर्लियर वंस। ठीक है, तो बिफोर यू रीड दिस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसके पहले पार्टिकल डायनेमिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो पहला, जैसे अभी बताया था मैंने कि पहले तो हम लोग डिस्कस किया जाए कि रिजिड बॉडी कब कोई बॉडी रिजिड बॉडी कहलाता है और कब उसी बॉडी को हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे देखो, अगर डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे तो पार्टिकल का मतलब होता है जिसका स्पेस में कोई एक्सटेंशन ना हो, कोई शेप नहीं हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, ये डिक्शनरी मीनिंग है। लेकिन हम लोग मैकेनिक्स में देखते हैं कि किसी भी कोई भी अगर बड़ा ऑब्जेक्ट भी है जिसका एक्सटेंशन है, स्पेस में कोई शेप है, उसको भी हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वो देखा जाए कि कब उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ये पेन है, कब इस पेन को हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और कब इसी पेन को हम लोग रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, और पहले हम लोग रिजिड बॉडी का डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज, व्हेन डू यू कॉल ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल टू बी रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिजिड सिस्टम कब बोलते हैं, पहले वो एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चला जाए, पहले रिजिड बॉडी डिफाइन किया जाए। ठीक है, पहले रिजिड बॉडी डिफाइन करते हैं, फिर देखेंगे कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और पार्टिकल डायनेमिक्स में क्या अंतर है, कहाँ कब अभी तक जो पढ़ रहे थे क्यों उसको हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स बोल रहे थे, और क्यों अब जो आगे पढ़ने वाले हैं उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि नॉन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी रहेगा। नॉन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वो नॉन रिजिड सिस्टम होता है। ठीक है, तो रिजिड सिस्टम और नॉन रिजिड सिस्टम का थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन देख लिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो लेट मी टेल यू, व्हेन डू यू कॉल ए सिस्टम पार्टिकल टू बी रिजिड, व्हेन डू यू कॉल सिस्टम पार्टिकल टू बी रिजिड सिस्टम, किसी भी सिस्टम पार्टिकल को रिजिड सिस्टम कब बोलते हैं वो एक बार देखा जाए। रिजिड सिस्टम, देखिए, a system of particle is said to
form a rigid system if the distance between any two particles remains constant throughout the motion, or with respect to time. देखो क्या डेफिनेशन लिखा है, a system of particles is said to be forming a rigid system if the distance between any two particles of the system remains constant throughout the motion or with respect to time. अब देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स और दूसरा हो सकता है सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। एक होता है सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल और एक हो सकता है सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोल सकते हो। सिस्टम मतलब कोई भी मास कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दो तरीके का हो सकता है। एक में तो पार्टिकल अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हो स्पेस में, एक होगा कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब जैसे डिस्क हो गया, स्फेयर हो गया, ये पेन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल कुछ इस टाइप का हो सकता है आपका, यू हैव एक्स वाई जेड, ठीक है, यह पॉइंट ऑब्जेक्ट M1, M2, M3, M4 से Mi से Mn। अब ये पूरा एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम डिस्क्रीट हो सकता है, सॉरी ये सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल है। अब ये पूरा सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल रिजिड कहलाएगा इफ द डिस्टेंस एनी टू पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। जब पूरा सिस्टम मूव करेगा, ठीक है, तो किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग रिजिड सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल हो गया। सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी हो सकता है, मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में क्या है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिस्टम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में जो मैटर है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मैटर क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ पे मैटर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिजिड बोलेंगे, इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिजिड बोलेंगे, ठीक है, व्हेन इफ आई टेक एनी टू पार्टिकल इन दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल ले लें हम लोग, से ith पार्टिकल एंड दिस इज jth पार्टिकल, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए Rij, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। बात समझ लो, या ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल के फॉर्म में है, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल के फॉर्म में है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रिजिड बोलेंगे अगर किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज होता है, और किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन, ये जब पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग मोशन अगर नहीं चेंज होता है, उस केस में हम लोग इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, या इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं। उसी तरह से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो सकता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में पार्टिकल्स है ना, तो यू हैव इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स काउंटेबल है, फाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स है, दे आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कोई भी दो पार्टिकल चूज कर लो, कोई भी दो पार्टिकल
पूरे सिस्टम में, अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द मोशन, ये बॉडी मूव कर रहा है और किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड बॉडी बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। इसको ये बॉडी, इसको रिजिड सिस्टम बोल सकते हो, इसको भी रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं, बट वी आल्सो कॉल इट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। अगर कोई भी दो मास पार्टिकल ले लो, कोई भी दो पार्टिकल उठा लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ड्यूरिंग मोशन अगर नहीं चेंज होता है तो इसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग उस केस में इफ आर आई जे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल आई एंड जे is constant for all value of I and J, for any two particles, अगर ये RIJ distance between two particles remains constant with time or constant during motion, then we call the system to be rigid, उसको हम लोग rigid बोलते हैं, ठीक है। नॉन रिजिड क्या है? नॉन रिजिड आपका देखिए फ्लूइड सिस्टम है, जैसे रिवर्स है। अब रिवर्स या कोई भी मान लो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड में क्या है, कोई भी दो लिक्विड पार्टिकल चूज कर लो, उनका बीच का डिस्टेंस जो है, अगर लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है, तो कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए, ith और jth पार्टिकल, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है ना, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। तो फ्लूइड लिक्विड फ्लो जो है या लिक्विड जो है ड्यूरिंग मोशन, उनके किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, ठीक है, तो उसको लोग नॉन रिजिड सिस्टम बोल सकते हो, नॉन रिजिड सिस्टम बोल सकते हो। गैसेस सिस्टम नॉन रिजिड सिस्टम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस दे फॉर्म ए सिस्टम कॉल्ड फ्लूइड सिस्टम। तो फ्लूइड सिस्टम जो है वो नॉन रिजिड सिस्टम होता है, नॉन रिजिड सिस्टम होता है। तो अगर मैकेनिक्स का हिसाब किताब देखोगे तो रिजिड सिस्टम को स्टडी करना थोड़ा ईजी है, ठीक है। थोड़ा ईजी इसलिए है कि जो सिस्टम पार्टिकल से बड़े डिसिप्लिन है, बड़े एक साथ रहते हैं, मतलब बाउंडेड काइंड ऑफ सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम बड़ा बाउंडेड है, हाईली बाउंडेड सिस्टम है, मतलब पार्टिकल्स दे लिव टुगेदर, दे रिमेन टुगेदर, तभी तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होता है। मतलब पार्टिकल से पेन है, और इस पेन को स्टडी करना ईजी है, तो इसमें जो पार्टिकल्स है बड़े डिसिप्लिन पार्टिकल्स है, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा है। जैसे लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स हियर एंड देयर भागते रहेगा, गैस में तो हाईली अनडिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ सिस्टम है। उसी तरह से अब सॉलिड जो है, सॉलिड नाइस एग्जांपल और रिजिड बॉडी सॉलिड्स, हम लोग सॉलिड्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। रिजिड बॉडी सिस्टम में हम लोग सॉलिड का स्टडी करने जा रहे हैं। तो सॉलिड्स आर रिजिड बॉडीज। सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स है, जो भी सिस्टम पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म कर रहा है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड। द डिस्टेंस बिटवीन से होता नहीं है, जैसे वो अभी 26 जनवरी आने वाला है, अब यहाँ विंटर चल रहा है, दिल्ली में काफ़ी कड़ाके का ठंडी है, ठीक है। तो 26 जनवरी देखो बच्चा लोग मार्च पास करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में रहेगा। दो स्टूडेंट के बीच का या दो जो लोग रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा ड्यूरिंग मोशन में। मार्च पास करेंगे तो दो इंडिविजुअल ले लो तो उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल एक तरीके से। दोनों का हाथ भी दो लोग का देखोगे तो दोनों के बीच का दूरी सेम रहेगा, सब ऐसे ऐसे हाथ मार्च पास करेगा, तो वो डिसिप्लिन सिस्टम है, मतलब समझ रहे हो। तो वैसा ग्रुप का मोशन स्टडी करना ईजी है, वैसा ग्रुप का मोशन स्टडी करना ईजी है कंपेरेटिवली कंपेयर टू दिस नॉन रिजिड सिस्टम विच इज फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, मतलब गैसेस सिस्टम तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चला गया इनडिसिप्लिन का, ठीक है। मतलब एक हाईली डिसिप्लिन है सॉलिड्स रिजिड बॉडी सिस्टम, और एक गैसेस सिस्टम है जो कि हाईली नॉन रिजिड है, मतलब उसको एक साथ रखने के लिए हम लोग कंटेनर यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कंटेनर कंटेन करना, मतलब इसको बंद कर देते हैं हम लोग, नहीं तो सब भाग भूग जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको रिजिड सिस्टम नॉन रिजिड सिस्टम। रिजिड सिस्टम में पार्टिकल्स दे लिव टुगेदर, दे आर एट वन प्लेस। ऐसा नहीं होगा कि इस पेन में मान लो पार्टिकल्स हैं तो एक पार्टिकल भाग गया बाकी सब यहीं रह गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक पार्टिकल जाएगा तो सारे पार्टिकल साथ साथ जाएंगे। तो इस पेन को ऐसे फेंक देंगे ना, हम फेंकेंगे नहीं, महंगा है पेन, तो अगर इसको ऐसे फेंक दिए हम तो जहां एक पार्टिकल जाएगा वहां सब साथ में जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक भाग जाएगा दूसरा रह जाएगा, नहीं, सब एक साथ जाएगा, ठीक है। तो
तो ये रिजिड सिस्टम बड़ा डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ सिस्टम है, सॉलिड्स आर रिजिड सिस्टम। तो उसी का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो अप्रोच होगा उसका और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि रिजिड सिस्टम स्टडी करना थोड़ा ईजियर है कंपेयर टू फ्लूइड सिस्टम। फॉर्चुनेटली आपको फ्लूइड सिस्टम कम पढ़ाया जाता है ना, नहीं तो अगर उसको पढ़ाने लगेगा ना तो पूरा मैकेनिक्स एक तरफ और फ्लूइड सिस्टम अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। मतलब सारा मैकेनिक्स को जोड़ देंगे ना तो वो उतना अकेले फ्लूइड मैकेनिक्स अलग से रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज हाईली इन्वॉल्व काइंड ऑफ टॉपिक और आपको सिर्फ 10% पढ़ना है। ग्रेजुएशन वालों को तो पढ़ाते ही नहीं, मास्टर्स वालों को भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। 10+2 में ही फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ओके, बट आई हैव टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ कितना पढ़ाना है, ठीक है। तो रिजिड सिस्टम, यू अंडरस्टैंड, रिजिड सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेड टू बी रिजिड सिस्टम। देखो यूजुअली आप रिजिड बॉडी में सिर्फ सॉलिड्स ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन एक सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल भी रिजिड सिस्टम हो सकता है। फॉर योर काइंड नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन, एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी रिजिड सिस्टम फॉर्म कर सकता है। यूजुअल जो हम लोग डेली लाइफ में या किताबों में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि भाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को ही रिजिड सिस्टम बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। बट सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल्स अपने आप में एक रिजिड सिस्टम बन सकता है अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, कोई भी दो पार्टिकल, मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी दो पार्टिकल, मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर दो पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही, कोई भी दो पार्टिकल ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ड्यूरिंग द मोशन, तो उस केस में सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल को भी रिजिड सिस्टम बोला जा सकता है, ठीक है। इसका एक जगह हम यूज करेंगे, इसलिए हम आपको क्लियर बता रहे हैं शुरू में, ठीक है। मतलब एक टॉपिक आएगा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, वहाँ पे इस टाइप का सिस्टम का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अगर सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स है या सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, दोनों ही केस में हम लोग का ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिखा है वो वैलिड डेफिनेशन रहेगा, ठीक। तो ये तो एक चीज हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट कि रिजिड सिस्टम कब बोलते हैं, नॉन रिजिड सिस्टम कब बोलते हैं, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स भी क्लियर है, सॉलिड्स आर नाइस एग्जांपल रिजिड सिस्टम and liquid and gases they are example of non rigid kind of system। अब दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कब हम लोग एक बॉडी को पार्टिकल बोलते हैं और कब उसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल देंगे, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल बोलते हैं और कब उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। वो जरा समझिए इस चीज को। एक ही बॉडी को हम लोग पार्टिकल की तरह देख सकते हैं, उसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी की तरह भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। और क्यों अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स बोलते हैं और आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं। देखो, टू बिगिन विथ मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पहले भी मैंने ब्रीफली बताया है जब मैं क्या करवा रहा था यार, नॉर्मल रिएक्शन, सूडोफोर्स का जो पहला वीडियो है उसमें देखें तो ब्रीफली मैंने उस समय ही बताया है कि पार्टिकल डायनेमिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, ब्रीफली बताया होगा। बट अभी थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं आपको, ठीक है, कई लोग उसको नहीं भी देखे होंगे। देखिए, डायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स, और दूसरा बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, देखो समझो इस चीज को, फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं। कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्स कॉज होता है, फोर्स कॉज होता है, कॉज मतलब कारण, ठीक है, कॉज है। और फोर्स के जो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स एफ लगाया,
अब फोर्स लगाया किसी बॉडी पे तो उसमें दो तरह का चेंजेस हो सकता है। एक, उसका स्पेस में पोजीशन बदल सकता है। पहला इफेक्ट हो सकता है कि उसका स्पेस में उसका पोजीशन बदल सकता है, मतलब लोकेशन बदल सकता है, स्पेस में उसका लोकेशन चेंज कर सकता है। जैसे मान लो हम ये पेन है, इसको हम ऐसे छोड़ दें, गिरा दें, ठीक है, पेन को हम गिरा दें, दूसरा पेन लेते हैं यार, या ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये मेरा कैमरा का ढक्कन है, इसको गिरा सकते हैं, जैसे ये इसको छोड़ दिया, अच्छा हम प्लेयर नहीं है, इसको हमने गिरा दिया ऐसे, ये ढक्कन है, दिख रहा है, कैमरा वाला ढक्कन है, ऐसे गिरा दिया, मतलब छोड़ दिया, तो फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, mg फोर्स लगा, ठीक है। तो वो mg का क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका लोकेशन बदल गया, इसका लोकेशन चेंज कर गया, ठीक है। तो फोर्स का एक इंपैक्ट तो हो गया कि फोर्स लगा, इसका स्पेस में लोकेशन बदल जाएगा, स्पेस में लोकेशन बदल जाएगा, ठीक। दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है, दूसरा इंपैक्ट ये हो सकता है कि स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बदल सकता है। स्पेस में जैसे ये पेन है, इसको ऐसे गिरा दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ठीक है, तो इसका लोकेशन बदल गया, लोकेशन चेंज कर गया, ठीक है। मतलब पेन का जो ओरिएंटेशन है वो नहीं बदल रहा, पेन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ही रह रहा है, ऐसे गिर रहा है। एक केस होगा, यहां पकड़े हम लोग और ऐसे फेंक दिया, ऐसे, ठीक, तो क्या होगा, पेन घूमता हुआ आगे जाएगा, पेन अपना लोकेशन ही बदलेगा और साथ साथ ये ऐसे होते हुए ओरिएंटेशन ही बदलेगा। ओरिएंटेशन समझ लो, जैसे लोकेशन हो गया कि ऐसे ऐसे पेन, ब्लैक पेन है, चलो ये देखो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने किताब लिखा है एमएससी वालों के लिए। तो अब जैसे लोकेशन चेंज करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, क्या फर्क है, ऐसे जा रहा है, ये लोकेशन बदल रहा है, ऐसे हम लोग लेके जा रहे हैं, ये लोकेशन चेंज करना होता है, ऐसे क्या, सीधा लोकेशन बदलना। और ओरिएंटेशन क्या होता है, ये ओरिएंटेशन बदलना होता है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन चेंज करना, ठीक है। जैसे लोकेशन वही है, लोकेशन वही है, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। एक हुआ लोकेशन चेंज करना, एक हुआ ओरिएंटेशन चेंज करना, एक हो गया इसको ऐसे ऐसे फेंक दिए तो लोकेशन ही बदलेगा और ओरिएंटेशन ही बदला, यहां है ओरिएंटेशन ही बदला और लोकेशन ही बदला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो दो तरह का इंपैक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर, एक उसका लोकेशन बदल सकता है, दूसरा उसका ओरिएंटेशन बदल सकता है, या दोनों ही बदल सकता है, दोनों एक साथ बदल सकता है, लोकेशन भी चेंज करेगा और ओरिएंटेशन भी चेंज करेगा। जैसे व्हील होता है, ठीक है, आप व्हील पे कोई फोर्स लगाते हो, यहां फोर्स लगाया तो इसका लोकेशन ही बदलेगा, इसका ओरिएंटेशन ही बदलेगा, लोकेशन भी चेंज होगा और उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। अगर बॉडी का लोकेशन बदलता है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, ठीक है, मतलब बॉडी का ट्रांसलेशनल स्टेट बदल रहा है। और अगर ओरिएंटेशन बदलता है, जैसे ये पेन है, ये इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, मेरे मुंह के सामने देखो बैकग्राउंड, ठीक है, ये ओरिएंटेशन बदलना हो गया, ये लोकेशन बदलना हो गया, मतलब पेन का लोकेशन बदलना और पेन का ओरिएंटेशन बदलना, ओरिएंटेशन मतलब ये ओरिएंटेशन बदल रहा है, ठीक है, ये लोकेशन बदल रहा है। तो अगर फोर्स लगाते हैं तो दोनों इंपैक्ट हो सकता है, लोकेशन भी चेंज हो सकता है, ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकता है। अगर लोकेशन बदलेगा तो हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, और अगर ओरिएंटेशन बदल रहा है तो क्या बोलेंगे, बॉडी रोटेट कर रहा है, बॉडी इज रोटेटिंग, ठीक है। तो फोर्स के दो इंपैक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, एक हो गया ट्रांसलेशनल इफेक्ट, जहां पे बॉडी का लोकेशन बदलता है, स्पेस में कहां वो स्थित है वो चेंज होता है, और दूसरा होता है रोटेशनल इफेक्ट, बॉडी का ओरिएंटेशन बदलता है। अगर ओरिएंटेशन बदलेगा तो हम कहेंगे बॉडी इज अंडरगोइंग रोटेशन, बॉडी जो है रोटेट कर रहा है। तो फोर्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी बॉडी पे, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, ट्रांसलेशनल इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। अब
जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है फोर्स का, जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है फोर्स का, जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ मास m है। अब कोई फोर्स लगाया हमने, तो इसमें ट्रांसलेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ट्रांसलेशनल इफेक्ट को हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, उससे क्वांटिफाई करते हैं। फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट कितना होगा उसको क्वांटिफाई करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्वांटिफाइज और कैरेक्टराइजेज द ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन जो है ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स को कैरेक्टराइज करता है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स कहां लगा रहे हैं इस चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है फोर्स यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, in all the cases the translational effect of the force is going to remain same। आप फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलेंगे तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्स कहीं भी लगाइए बशर्ते कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, द ट्रांसलेशनल इफेक्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है फोर्स का, जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है वो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हार्डली मैटर्स, ठीक है, उस केस में देयर इज नो इशू इफ आई जस्ट ट्रीट दिस बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर इस बॉडी को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस बॉडी को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, where the force acting is F and acceleration produced in this point object is F by m. So whenever you are interested only in the translational effect of the force, then you can treat the whole body as a point object, as a particle, as a particle उसको ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि पार्टिकल ट्रीट करने में क्या आ जाएगा, सिर्फ जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका इंफॉर्मेशन मर जाएगा, तो उस पर डिपेंड भी नहीं कर रहा आपका एक्सेलरेशन। सो देयर इज नो इशू इफ आई जस्ट ट्रीट द होल ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हेन यू ट्रीट ए रिजिड बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गेट लॉस्ट एंड दैट इज नॉट ए इशू फॉर मी। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ऐसे भी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे? तो जब भी आप फोर्स के ट्रांसलेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं उस केस में आप किसी भी बॉडी को, किसी भी सॉलिड को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए जो सेगमेंट है जहां पे हम लोग ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स पढ़ते हैं, इस पार्ट ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये बॉडी को हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी अलग हो जाएगा अगर आप रोटेशनल इफेक्ट में आएंगे तो, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट मतलब ओरिएंटेशन बदलना, ओरिएंटेशन चेंज करना ना। ओरिएंटेशन जो फोर्स का दूसरा इफेक्ट है रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट में क्या हो रहा है, द ओरिएंटेशन चेंजेस, ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी चेंजेस। तो जब भी आप फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट स्टडी करोगे, रोटेशन मतलब ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन इज कॉल्ड रोटेशन। जब बॉडी का ओरिएंटेशन बदलता है, स्पेस में बॉडी का ओरिएंटेशन बदलता है, उसको लोग रोटेशन बोलते हैं। तो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट पढ़ेंगे, उस केस में फोर्स का
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी बॉडी में कितना रोटेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना रोटेशन प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो रोटेशनल इफेक्ट है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये फोर्स किस जगह लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो इसी बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन का हम लोग बात करें, तो इस पॉइंट के अबाउट कितना रोटेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है। मतलब यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, इन सभी केसेस में रोटेशन अलग अलग होगा। जैसे डोर होता है, दरवाजा होता है, दरवाजा का देखो हम लोग जो हैंडल है वो बिल्कुल एक साइड क्यों लगाते हैं, जो जहाँ जो हिंज होता है हिंज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड लगाते हैं। हिंज जिस साइड रहेगा बिल्कुल ऑपोजिट साइड हैंडल लगाएंगे। क्यों लगाते हैं? हैंडल बिल्कुल हिंज के बगल में क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्ली हैंडल डिसाइड कि कहां से आप खोलेंगे, कहां से उसको पकड़ के फोर्स लगाएंगे। तो हैंडल मतलब हैंडल बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगा हिंज के, तो वहां पे आप फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगा। हिंज के पास कोई हैंडल लगा देगा ना, बहुत दिक्कत होगा खोलने, बहुत आपको ताकत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स के साथ साथ कहाँ पे फोर्स लगा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हैंड पंप होता है, हैंड पंप हमेशा हम लोग नीचे पकड़ के चलाते हैं, कभी भी आप हैंड पंप को पिस्टन के पास से चलाते हुए नहीं देखे होंगे किसी को, समझ रहे आप? क्योंकि आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो वो डिसाइड करेगा कितना वो जो पंप का जो हैंड पंप का जो वो है रॉड है उसमें कितना रोटेशन प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा कहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो वो डिपेंड करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी रोटेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए डोर का देखो हैंडल बिल्कुल राइट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में आपका वो हिंज रहेगा, राइट साइड में डोर का हैंडल रहेगा बिल्कुल एंड में, ठीक है, क्योंकि वहां पे फोर्स लगाने से ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर बीच में हैंडल लगा देगा डोर के तो उसमें कम रोटेशन प्रोड्यूस होगा, वही फोर्स लगाने पर आपको कम रोटेशन प्रोड्यूस होगा, दरवाजा धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। तो आप कहीं भी देखो रोटेशन के केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई रिंच लेता है और बोल्ट को खोलेगा, मतलब टाइट और लूज करेगा, तो हमेशा रिंच के एंड में पकड़ेगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है, या फिर वो ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ जो रोटेशनल इफेक्ट है वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। और ऐसे केस में आप बॉडी को एज ए पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आप ट्रीट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगा। उस केस में आपको एक्सेलरेशन जो उसका इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट, आप नहीं निकाल पाएंगे। रोटेशनल इफेक्ट के लिए अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पे आप रोटेशनल इफेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वैसे केस में आप उसी बॉडी को रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। यू ट्रीट इट एज ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब उसका एक्सटेंशन, स्पेस में जो एक्सटेंशन है उसको इंटैक्ट रखते हैं। आप उसको पार्टिकल के तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उस बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज रोटेशनल इफेक्ट जो है इट इज गवर्न बाय दिस न्यूटन्स लॉ का जो ये फॉर्मेट है उससे गवर्न होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, ठीक है, इस पे आएंगे हम लोग। अभी छोड़ दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट किया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फोर्स के दो इफेक्ट हैं, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट में क्या है, वी स्टडी ओनली द चेंज इन लोकेशन, फोर्स की वजह से जो लोकेशन में चेंज आता है, स्पेस में कहाँ बॉडी स्थित है उसमें चेंजेज आता है, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट में हम लोग जो ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, फोर्स लगाने की वजह से ओरिएंटेशन में चेंज आता है उसको स्टडी करते हैं। तो ओरिएंटेशन में जो चेंज आता है उसको कहते हैं रोटेशन। सिर्फ लोकेशन में चेंज आएगा स्पेस में तो उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। तो किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो ट्रांसलेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है।
तो जब रोटेशन का बात आता है तो उस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस केस में पूरा जो बॉडी है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रांसलेशनल इफेक्ट के केस में जो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है वो फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए पूरे बॉडी को हम लोग एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी जो अगर द मोमेंट यू आर इंटरेस्टेड रोटेशनल इफेक्ट, उस केस में हम लोग बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं और उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में या तो सिर्फ रोटेशन इन्वॉल्व होगा या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों भी इन्वॉल्व होगा। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में या तो सिर्फ रोटेशन इन्वॉल्व होगा कि फोर्स लग रहा है और सिर्फ ओरिएंटेशन बदल रहा है, उसको लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो रहा है, उसको लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। फोर्स की वजह से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, तो दोनों ही केस को हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं। मतलब रोटेशन जहां आ जाएगा उस केस में वो जो पूरा स्टडी है डायनेमिक्स का स्टडी जो है उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अभी तक हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स पढ़ रहे थे, इसलिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स। तो सारा चीज अभी तक जो पढ़ा है वो पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को इनकॉर्पोरेट करता हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सो वी विल स्टार्ट विथ टॉर्क इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।